हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स थे। हाँ, सही कहा आपने, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ओके। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का जो जन्म था वो 6 दिसंबर 1732 में चर्चिल ऑक्सफोर्डशायर में हुआ था। 1750 में उन्होंने कंपनी ज्वाइन की एज ए क्लर्क। एंड जब कंपनी ज्वाइन की एज ए क्लर्क तो उसके 20 साल बाद कुछ लगभग कंपनी ने ही उनको फोर्ट विलियम का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। तो 1772 में वो फोर्ट विलियम के गवर्नर अपॉइंट हुए। और जब वो गवर्नर अपॉइंट हुए फोर्ट विलियम के, तो उनके सामने जो था वो कंपनी की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उनके, मतलब कंडीशन की, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी कंपनी की। और ऊपर से जो 1770 का जो फमाइन हुआ था वो काफ़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो इस हिसाब से अगर देखें तो कंपनी काफ़ी लॉसेस में थी। इसके लिए उन्होंने इन लॉसेस को सुधारने के लिए या इन ड्रॉबैक्स को सही करने के लिए काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लेके आए। तो रिफॉर्म्स जो लेके आए, उन रिफॉर्म्स में एक रिफॉर्म था उनका एबोलिशन ऑफ डुअल सिस्टम। तो उन्होंने डुअल सिस्टम का एबोलिशन किया। अब यहाँ पे बात आती है कि जब उन्होंने एबोलिशन किया तो शुरू किसने किया था। तो डुअल सिस्टम एस्टेब्लिश्ड बाय द रॉबर्ट क्लाइव, राइट। सो किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया। एंड ख़त्म किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ये एग्जाम में क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है, वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया था, हु एस्टेब्लिश द डुअल सिस्टम इन इंडिया। सो रॉबर्ट क्लाइव। एंड हु एबोलिश द डुअल सिस्टम इन इंडिया, वॉरेन हेस्टिंग्स। सो दोनों के आंसर अलग अलग हैं, याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो डुअल सिस्टम का एक्चुअली मतलब ये था कि जो बंगाल की जो निज़ामत और दीवानी दोनों अलग अलग थी, अलग अलग कर दिया था एक्चुअली उसने, ठीक है। जो राइट ऑफ कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगा, ब्रिटिशर्स देखेंगे उसे। एंड राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो निज़ाम के हाथ में रहेगा, ठीक है। तो दोनों में काफ़ी डिस्पैरिटी थी अगर हम देखें तो। अगर जो निज़ाम था, जो निज़ामत थी, वो एक तरह से पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ओके, विदाउट पावर। भाई स्टेट कैसे चलती है, रिवेन्यू से चलेगी, है ना। तो निज़ामत जो थी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी विदाउट पावर। और जो कि राइट ऑफ कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू जो था, जो कि दीवानी थी, वो थी पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह के हमें डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। तो दोनों ही काफ़ी थे। तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि ब्रिटिशर्स खुद अपॉइंट करते थे कि भाई कौन कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, इस तरह से। मतलब उनका दीवानी का वो था, अपॉइंटमेंट वो होता था मेंबर्स, दीवानी के मेंबर्स का। तो इसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने ख़त्म कर दिया। जब वॉरेन हेस्टिंग्स को ख़त्म कर दिया और इसके तहत उन्होंने एक दो और स्टेप्स उठाए, जो कि नवाब था, नवाब के जो अलाउंसेस थे वो ख़त्म कर दिए, वो आधे कर दिए, मतलब 32 लाख से कुछ आधे कर दिए थे। एंड जो मुग़ल एम्परर था उसकी जो पेंशन थी वो उन्होंने स्टॉप कर दी, ओके। अब जब कंपनी ने डुअल सिस्टम को ख़त्म किया था तो कंपनी ने कहा कि भाई राइट ऑफ कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू है ना, वो हमारे अब खुद के एजेंट करेंगे, मतलब इंग्लिश एजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए रिवेन्यू रिफॉर्म्स आए। तो रिवेन्यू रिफॉर्म्स में क्या हुआ, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू बना। एंड बोर्ड ऑफ रिवेन्यू का पर्पज़ था कि टू सुपरवाइज करना था सारे जो भी रिवेन्यू होता था, जो भी कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू होता था, उनको सबको सुपरवाइज करना था। और जो इंग्लिश कलेक्टर अपॉइंट किए गए रिवेन्यू कलेक्शन के लिए, ये एक रिवेन्यू रिफॉर्म्स था, ठीक है। इसके बाद जो है एक जो उनकी ट्रेजरी थी, जो कि मुर्शिदाबाद में थी, वो कोलकाता शिफ्ट कर दी गई। और बाद में कोलकाता फिर कैपिटल बना दिया गया। देन उसके बाद वो पूरी ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल हो गया। तीसरे जो रिफॉर्म्स थे उनके वो थे जुडिशियल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रीऑर्गेनाइजेशंस, है ना। एक्चुअली क्या था कि निज़ाम सारे जुडिशियल मैटर देखते थे उस समय। और छोटे लेवल पे जो ज़मींदार होते थे वो देखते थे। और निज़ाम कभी कभी जो वहाँ के जो बादशाह वगैरह जो भी होते थे, वो काफ़ी केयरलेस जजमेंट देते थे। मतलब इतना उनका कुछ था नहीं इतना। और काफ़ी करप्शन था उस समय जजमेंट में। जो लोअर लेवल पे जो जजमेंट होते थे, जिनको ज़मींदार करते थे, वो काफ़ी प्रेजुडाइज होते थे, काफ़ी करप्ट होते थे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरी तरह करप्शन था हमारे जुडिशियल सिस्टम में उस वक्त।
वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट एस्टेब्लिश की, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट को कलेक्टर देखते थे, कलेक्टर प्रिसाइड करता था, एंड जो क्रिमिनल कोर्ट थी उसको इंडियन जजेस देखते थे, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई बंदा इनसे सेटिस्फाई नहीं है तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी एस्टेब्लिश हुई थी, जो कि कोलकाता में हुई थी। वो भी दो पार्ट में थी, एक सिविल कोर्ट एक क्रिमिनल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट को हम सदर दीवानी अदालत कहते थे, जो कि गवर्नर खुद उसको प्रिसाइड करते थे, और दो अलग जजेस होते थे। तो दो जजेस और गवर्नर खुद उसको प्रिसाइड करते थे, जिसको हम सदर दीवानी अदालत कहते हैं। एंड इट वाज द हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट ऑफ सिविल मैटर्स, ओके। और दूसरा जो था वो था क्रिमिनल केसेस के रिगार्डिंग हाईएस्ट अपीलेट, उसको हम कहते थे सदर निज़ामत अदालत। तो सदर निज़ामत अदालत जो थी वो इंडियन जजेस के अंडर में थी, और उसको गवर्निंग काउंसिल अपॉइंट करते, जो इंडियन जजेस होते थे गवर्निंग काउंसिल अपॉइंट करता था उनको। और इस तरह से हमने देखा कि उन्होंने जो है कैसे जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन किया। तीसरा था उनका, उन्होंने दस्तक ख़त्म किया, क्योंकि दस्तक एक तरह से पासेस हुआ करता था फ्री ट्रेड का कुछ इस तरह से, तो उनको वो ख़त्म कर दिया। और उन्होंने कुछ नॉर्म्स बनाए कि जो भी कंपनी के सर्वेंट हैं वो एक लिमिटेड वे में अपना जो भी व्यापार कर रहे हैं वो लिमिटेड वे में करेंगे। एंड उन्होंने कुछ 2.5% टैरिफ था वो सबके लिए सेम कर दिया, इंडियंस और नॉन इंडियंस के लिए। तो ये था उनका। एक और जो सबसे बड़ा था, सबसे इम्पोर्टेंट था, वो था रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट उन्हीं के ज़माने में आया था, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। और एक्चुअली उसका आने का एक बहुत बड़ा कारण था कंपनी की, क्योंकि जब अब तक कंपनी काफ़ी टेरिटोरियल पावर में आ चुकी थी, काफ़ी टेरिटोरियल एरिया एक्वायर कर चुकी थी कंपनी इंडिया में, तो वो काफ़ी चीज़ें थी। तो इस तरह से जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, और उस एक्ट में काफ़ी चीज़ें मेंशन थी। तो उन चीज़ों को अभी हम देखेंगे क्या क्या थी।